नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार अपनी इस खास पेशकश में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक युवा लेखक से जिसने अपनी लेखनी के दम पर इतिहास के कई सारे जिसे कहते हैं रहस्य जो है वो जनता के सामने, पाठकों के सामने उजागर किए हैं। उनकी नई किताब इंदिरा फाइल्स अभी चर्चा में है। बहुत जल्द ही वो आप सबके हाथों में आने वाली है। इसको लेकर बड़ी चर्चा है। काशी शब्दोत्सव में इनकी किताब का विमोचन चंद्र प्रकाश द्विवेदी और ओम राउत जैसी फिल्मी हस्तियों ने किया। तो क्या सोचकर इंदिरा फाइल्स की रचना की है विष्णु जी ने, वो आज हमारे साथ मौजूद है इसको बताने के लिए। विष्णु जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम जी। सभी का नमस्कार जो देख रहे हैं, और आपका भी। विष्णु जी, अभी फाइल्स का जमाना है। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और अब इंदिरा फाइल्स। इंदिरा फाइल्स के क्योंकि लेखक आप हैं, तो आप बताएं कि इंदिरा फाइल्स को लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही? दरअसल आपने कहा ना कि अभी फाइल्स का जमाना है। फाइल्स का जमाना आज का नहीं है। जैसे पहले होता था ना वाटरगेट कांड, वैसे ही मित्रों-किन फाइल्स एक किताब थी। तो केजीबी का एक जो बंदा था जो बेसिकली आर्काइव रिकॉर्ड्स में रखता था, वो 12 साल तक केजीबी की रिकॉर्ड्स कॉपी करता रहा चुपचाप, और बाद में वो भाग गया यूरोप में, और फिर उसने खुलासे किए, बुक्स आई, उसमें निकल के बहुत सारा कुछ आया। वहां से फाइल्स चर्चा में आई कि फाइल्स बेसिकली होती क्या है। फिर उसके बाद विकीलीक्स केबल और ये सब आ गई, तो लोग हर चीज के पीछे केबल्स लगाने लगे। तो ऐसे में लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि कश्मीर फाइल्स पर रखा है, तो मैंने बता दूं कि शायद मित्रों फाइल्स मेरे दिमाग में था, उसके बाद कश्मीर फाइल्स आ गई। तो मेरा मानना ये है कि जो इतिहास है, जितना भी लिखा गया आजादी के बाद भारत में, सबके साथ दिक्कत क्या है कि वो इतने सारे फैक्ट्स छुपाए गए। अब वो क्यों छुपाए गए, ये वो छुपाने वाले जानते हैं। हमें लगता है कि वो एक एजेंडा था, खास तौर पे एक आइडिया ऑफ भारत की लड़ाई है कि भारत कैसा हो, उनके हिसाब से वो कैसा दिखे। इसके लिए इतिहास की, फिल्मों की, तमाम सारी जो कम्युनिकेशन के जो टेक्निक्स होती हैं, माध्यम होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल किया गया, अखबारों का किया गया। जो उनके फंदे में आ सकते थे, जो नहीं आए, उन्होंने नहीं किया। तो हमारे सामने इंदिरा गांधी की जो छवि बनी, वो लौह महिला की बनी। ऐसा नहीं है कि उनकी जी, जैसे क्योंकि चर्चा में अभी आएगा इंदिरा गांधी जी की जो एक प्रोजेक्टेड छवि है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में जो एक प्रोजेक्टेड छवि थी, उसके इतर भी काफी कुछ चीजें थी जो शायद इंदिरा फाइल्स में भी आपने लाने का काम किया होगा। मित्रों की इन फाइल्स का आपने जिक्र किया। मित्रों की इन फाइल्स में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें इंडिया पर एक पूरा चैप्टर है और उसमें एक रहस्यमयी महिला बानो का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंदिरा गांधी हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस मित्रों की फाइल्स के उस चैप्टर में कहीं ना कहीं ये भी बताया गया कि 40 से अधिक सांसद, कुछ बड़े मीडिया घराने, ये जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं अभी क्योंकि आज के वर्तमान परिदृश्य में भी देखा जाए तो जिस प्रकार की भूमिका के साथ मीडिया, पॉलिटिशियंस और इंदिरा गांधी जिस पार्टी को लीड करती थी, कांग्रेस दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां जुड़ती हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में विष्णु जी? 3 फरवरी का आउटलुक की स्टोरी, एक उस मित्रों की फाइल सेकंड करके एक बुक आई है, अभी टाइम्स ऑफ लंदन ने उसके बारे में छापा है और कैसे बताया है उसको। उस खबर को गूगल करके सबको पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या कोशिश की है, क्योंकि ओवर एक्सपोज टॉपिक है, बहुत सारा छप चुका है इसके बारे में, लेकिन बावजूद इसके आप रेलवे स्टेशन जाइए, सड़कों पे जाइए, मॉल में जो युवा घूम रहे हैं, उनको नहीं पता है मित्रों की फाइल्स। थोड़ा ताशकंद फाइल्स उसका जिक्र था जो फिल्म आई थी, लेकिन उनको नहीं पता है। तो मैंने सरल शब्दों में 4-5 पेज में एक चैप्टर लिखा है और अपनी इस बुक में, और उस बुक में एक चैप्टर है कि कभी सीआईए, कभी केजीबी के हाथों खेलती रही इंदिरा गांधी। तो खाली केजीबी नहीं है, सीआईए के हाथों भी। और वो मैंने इतनी सारे फैक्ट्स उसमें, आपने जो इस बानों की बात की, वो उनके जो कैबिनेट में उनके मोल थे, कैसे 4 कैबिनेट मंत्री पेरोल पे थे केजीबी के, वो सारी चीजें विद रेफरेंसेस कहां से लिया गया, किसने क्या दावा किया। सीआईए के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां अभी आपको केजीबी मित्रों का फाइल्स पता है, लेकिन सीआईए कैसे हमारे सिस्टम में घुसा हुआ था, कैसे पीएमओ तक में जासूस था, कैसे नेहरू जी और इंदिरा गांधी के साथ एक व्यक्ति काम करता रहा, उनके घर में रहता रहा,
और उसके बारे में आरोप लगे कि सीआईए फाइल्स। उस वक्त होता ही था कि कोई भी सवाल उठाता था उसको सीआईए का एजेंट बता दिया जाता था। तो ऐसी चीजें जो अलग अलग मोटी मोटी किताबों में, मोटी मोटी फाइल्स में दबी पड़ी हैं, वो मैंने कोशिश की है कि आम चौक चौराहों पर पंचायत में बैठ के, टीवी डिबेट्स में बैठ के, गली मोहल्ले की चर्चाओं में हो या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे दिल्ली के जो प्रतिष्ठित क्लब है वहां जो चर्चाएं होती हैं, उन सब में एक आम व्यक्ति जो हिंदी बेल्ट से निकला है, क्योंकि हम इसका ट्रांसलेशन और भाषाओं में कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने फोकस ये किया कि वो व्यक्ति जो नॉर्मल देखता रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोला जाता है, वो रेफरेंसेस के साथ, दम के साथ अपनी बात कह सके। कोशिश की है गागर में सागर भरने की, तो वो आपकी जो केजीबी फाइल्स उसमें है, सीआईए की फाइल्स इसमें है, विकीलीक्स की फाइल्स इसमें, बहुत सारी चीजें इसमें मिल रही है। मतलब फैक्ट्स का एक खजाना इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ, हाँ, आलोचनात्मक ढंग से, इसलिए इसका नाम इंदिरा जी फाइल्स है, वो आपको मिलेगा। जी जी। तो एक चीज जैसे कि आपने बताया कि इंदिरा फाइल्स में बहुत सारी फाइल्स का समावेश है, और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि आपने सही कहा कि बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी बातें जो है वो अंग्रेजी में है, इसलिए कहीं ना कहीं वो आम लोगों से दूर रहती है, क्योंकि शायद सब तक उनकी पहुंच नहीं होती, भाषा की एक पकड़ होने के कारण, भाषा की दिक्कत होने के कारण। तो इंदिरा फाइल्स आपको क्यों लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, और इसमें क्या इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की क्या एक आध ऐसी चीज है जो आप बताना चाहेंगे कि जिसकी कड़ी को पकड़कर हम इंदिरा फाइल्स में उनके जीवन से और की जो और बातें हैं उसका खुलासा कर सकें? देखिए, किसके लिए है किताब, पहले हम इस पे चलते हैं। मैंने कहा कि आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी, चाहे वो गली मोहल्ले चौराहों में चर्चा करता है, स्कूल के कॉलेजेस के कैंपस में चर्चा करता है, जो हमारा युवा निकल के आ रहा है, खासतौर पर उसको पढ़ना चाहिए। और जो भी राजनीतिक रूप से चेतनावान है या हो रहा है या होना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत सारे फैक्ट्स जानने जरूरी हैं। और क्योंकि मैंने इसलिए फोकस किया कि हमारी जो आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री बने, उनमें कहा जाता है कि लौह महिला इंदिरा गांधी थी, जबकि हकीकत ये है कि मैं शायद 43वां लेटर अभी पढ़ रहा था, तो उसमें इंदिरा गांधी की अपनी एक दोस्त थी, डॉर्थी नॉर्मन, उनको वो कैसे, मतलब उस लेटर को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये टूटी हुई महिला कैसे लौह महिला हो सकती है, वो इतने दुख उसमें व्याप्त कर रही है, तो मुझे लगा ओ महिला है। हर व्यक्ति की जिंदगी में सब तरह के पहलू होते हैं, उनकी जिंदगी में भी वो पहलू था। लेकिन मुझे लगा कि इंदिरा गांधी का और बहुत सारी चीजें इमरजेंसी के अलावा भी जो लोगों के सामने आनी चाहिए। और इससे दो फायदा, अगर कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इस किताब को पढ़ते हैं, जो युवा नेता बनना चाहते हैं, मेरी मेरी वजह इंदिरा गांधी को चुनने की ये थी कि इंदिरा गांधी जो है वंशवाद का, मेरी राय में, मेरी सोच में, भारत, आजाद भारत की सबसे बड़ी प्रतीक है। एक प्रधानमंत्री की बेटी, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की बेटी, उसको कैसे कांग्रेस में वंशवाद के नाते बढ़ाया गया, चढ़ाया गया, और कितने लोगों ने कैसे कैसे मदद की, वो सारी चीजें। दूसरी मैंने कहा कि किनके लिए, पत्रकारों के लिए, युवाओं के लिए, जो यंग ब्रिगेड पत्रकारों की आ रही है, उसको नहीं मालूम कि उससे ऊपर की ब्रिगेड ने झूठा इतिहास पढ़ा, तो वो पूरी उसकी सोच ही खराब है। मैंने इतने सीनियर जर्नलिस्ट से मिलता हूँ कई बार, उन्हें नहीं फैक्ट मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? कि वो, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा रोमला थापाटाइट, वो सारा इतिहास कई बार उन्हें गलत पढ़ाया गया। अब आर्यन थ्योरी गलत साबित हो गई ना, आर्यन आक्रमण की थ्योरी जो सोनौली में रथ मिले उससे गलत साबित हो गई। ऐसे ही इंदिरा को लेकर बहुत सारी चीजें छुपाई गई, पूरे गांधी खानदान को लेकर। तो मैंने कहा वंशवाद की प्रतीक थी, उनकी वजह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता या वो सब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांग्रेस के जो युवा इसलिए पढ़े कि उन्हें किन किन बातों का जवाब देना है, अगर उन्हें डीबी डिबेट में जाना है तो ये सवाल उठेंगे वहां, जो मेरी किताब में लिखे हैं। और जो बाकी पार्टियों के लोग हैं, उन्हें उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये मुद्दा हुआ, जैसे अभी कल परसों मुद्दा हुआ, पवन खेड़ा को प्लेन में से उतार के गिरफ्तार किया असम पुलिस ने। तो तुरंत मेरे पास बिहार से एक मेरे जूनियर का फोन आया कि क्या सर बीजेपी ने कभी ऐसा किया था, किसी को प्लेन से उतार के गिरफ्तार किया था? मैंने कि बीजेपी ने किया हो ना किया हो, वो तो खैर कई सारे गिरफ्तारी में तो बता सकता हूँ, लेकिन कांग्रेसियों ने जरूर एक प्लेन हाईजैक कर लिया था। अब ये बहुत हैरत की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में प्लेन हाईजैक कर लेते हैं और इंदिरा गांधी उन्हें विधायक बना देती है बाद में। और किस लिए? क्योंकि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई, इसलिए बवाल काटा, इसलिए उन्होंने प्लेन हाईजैक किया। विष्णु जी, आपने जैसे बताया फैक्ट्स तो मिलने वाले हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आइडियाज भी मिलने वाले हैं? जैसे आपने प्लेन हाईजैक का बताया, भोला भोला बाबू करके थे कार्यकर्ता, उनके जो बाद में शायद विधायक भी बने, शायद सांसद भी बने। हाँ, तो इस तरीके के आइडियाज, और जो आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थितियां देश में दिखाई दे रही हैं, इंदिरा गांधी से इतर, लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि इस देश में नेपोटिज्म की बात करें, अगर राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग की बात करें, तो कहीं ना कहीं
इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्रधानमंत्री दिखाई देती है जिन्होंने अपनी तमाम शक्तियों का, चाहे वो इमरजेंसी के रूप में हो, चाहे राज्य सरकारों को कमजोर करने के रूप में हो, उनको खराब करने के, और आज भी वैसी ही परिस्थितियां दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी में अराजकता देखी जा रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीति का जो सबसे जो जिसे विद्रूप रूप, जो सबसे घटिया जो समय है वो चल रहा है। आप आपस में कल मैं देख रहा था एमसीडी का जो दृश्य है, उसमें एक महिला पार्षद एक पुरुष पार्षद को थप्पड़ मार रही थी। अगर पुरुष पार्षद अगर अपने को बचाने के लिए हाथ भी लगाता तो क्या स्थिति होती, क्या चीज, क्या दृश्य देश की जनता के सामने जा रहा है राजनीति से। तो आप ये आपने कहा भी है, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति का जो एक गिरावट है इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का हाथ है, और वो कश्मीर फाइल्स में, सॉरी, इंदिरा फाइल्स में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा? आपने मेरी किताब को पढ़ने का एक और बहाना दे दिया लोगों को, एक और वजह दे दी इस सवाल से। है क्या कि आप जिस भी समस्या को आज की देखेंगे, आप पाएंगे कि उसमें कैसा रोल और एक तरह से पायनियर की भूमिका इंदिरा गांधी की थी। दुनिया भर में लेफ्ट की पहली चुनी जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो लेफ्ट वाले बहुत इनको सपोर्ट करते हैं, वो थी केरल की, और वो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती गिरा दी थी उस वक्त। वहां से आप शुरू करेंगे कि कैसे सरकारें गिराने का जो दौर था वो इंदिरा गांधी ने शुरू किया, वो कैसे 50 चुनी हुई सरकारें इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में गिराई। वो कभी-कभी मोदी जी बोलते भी हैं, लेकिन उनकी कहानी यहाँ पड़ेगी। अब आप देखिए, हर स्टेट में जाइए, हर स्टेट में आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में कांग्रेस कभी आनी नहीं है, जो स्थिति बन गई है उससे। उड़ीसा में भी कोई आसार दिखते नहीं है। कई स्टेट में से मतलब वो हमेशा के लिए गायब सी हो चुकी है। कई-कई जगह गठबंधन से आती है। तो इसकी वजह क्या है? एक पूरा मैंने एक चैप्टर इस पे लिखा है। इंदिरा गांधी के समय में ऐसी क्या-क्या परिस्थितियां हुई, उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए जिससे कि वो पूरी की पूरी, उन्होंने कैसे क्षेत्रीय नेतृत्व को खत्म किया कांग्रेस के, वो पूरा का पूरा आप चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। दूसरा, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी के समय कितनी बार कांग्रेस टूटी? सबसे ज्यादा बार कांग्रेस से टूटकर अलग-अलग पार्टियां बनी। कुल 66-67 बार कांग्रेस टूट चुकी है, उनमें सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के समय में टूटी थी। और वो कैसे कांग्रेस के जो छत्रप हैं, वो इंदिरा गांधी ने मजबूर कर दिया कि भाई दूसरी वो बनाओ। खुद उन्होंने पार्टी तोड़ी, खुद उन्होंने पार्टी तोड़ के, जैसे शिवसेना अलग हो गई है, वो भी अलग हुई थी। जैसे ठाकरे परिवार अलग हो गया, उन्होंने अपनी कांग्रेस ही बनाई मजबूती के साथ, लेकिन उन्होंने उसी को असली साबित कर दिया, वो अलग बात है। तो जो उस वक्त के थे सारे जितने पैतरे होते थे वो इंदिरा गांधी ने चलाए। आप देखिए, लोग कहते हैं कि इनका इतने विधायक है, इतने तोड़ लिए, और अंतरात्मा की आवाज सुन के वो लोग चले गए। गोवा में कांग्रेस का एक विधायक नहीं था, 0। बावजूद सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। ये इंदिरा गांधी ने किया। सब आपको ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, वो क्या करती थी। स्नूपिंग देखिए, आज जो स्नूपिंग की बात होती है, हमारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी आपने एमसीडी की बात की, आप आम आदमी पार्टी की सरकार, मनीष सिसोदिया ने जो एक फीड, कौन सी स्नूपिंग यूनिट बनाई थी, कोई एक बात हो रही है उसकी, उसके लिए पैसा जारी हुआ, वो सब किसने शुरू किया वो आप जानेंगे। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। एजेंसीज का दुरुपयोग आज कहते हैं ईडी और ये सब सारी चीजें, वो सब आप जानेंगे कि एजेंसीज का दुरुपयोग, खेल खेल जो संघ होते हैं उनमें कहते हैं राजनीतिकरण क्यों, वो जानेंगे आपके इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारी राजनीति में दिखती हैं। उसकी जो पायनियर थी, उसकी जो सूत्र जो उन्होंने शुरू किया, वहां से वो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को, पत्रकारों को, आम जनता को वो पता होना चाहिए। और वो है, सबको मालूम सबको है, लेकिन मोटी मोटी किताबों में दफन है, और वो लोग कोई पढ़ता नहीं है। मैं आप लोग की भाषा का इशू नहीं है, इंग्लिश के लोग भी जब इतनी मोटी किताबें देखते हैं रामचंद्र गुहा की या किसी की, वो खोलते ही नहीं है। क्यों नहीं खोलते? कि भाई इतना टाइम किसके पास है आज की दुनिया में पढ़ने के लिए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी मान लेंगे। और फिर उसमें रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार भी हो तो और इशू हो जाता है। रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार को मैंने पढ़ा, तो आप ये मानिए कि मैंने हिम्मत करके जुटा ली, उनकी कई किताबें पढ़ डाली। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी विरोध का जो आंदोलन चला था, जिसकी वजह से हिंदी राजभाषा आज नहीं बन पाई, तो कौन जिम्मेदार है? इनमें एक जिम्मेदार इंदिरा गांधी भी, ये भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं किया गुहा ने कि इंदिरा गांधी का भी कोई रोल था। वो जो 65 में जो सब आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, इतना सारे लोग मर गए, और हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई फाइनली, तो वो चल रही है सहायक भाषा के तौर पे। तो वो उन्हें जानना चाहिए कि कैसे ये रामचंद्र गुहा ने
ये सब फैक्ट भी जो उन्होंने डिस्टॉर्ट किए हैं, जैसे उन्होंने आपको गोधरा वाला कांड है, गोधरा वाले कांड में मैं गोधरा ट्रेन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो मेन कमीशन बना था, उसके बजाय वो लालू के कमीशन को कोट कर रहे हैं। लालू का जो बनर्जी कमीशन था क्या था, वो कमीशन को कोट कर रहे हैं। सोचिए इतिहास कौन पढ़ा रहा है, लालू ने जो फर्जी कमीशन बनाया उसको वो कोट कर रहे हैं और जो मेन कमीशन था उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो इनका इतिहास हम कैसे ईमानदारी से मान लें? नहीं, बात इतिहास की भी है विष्णु जी, और कहीं ना कहीं जैसे ध्यान में भी दिखाई देता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल, और या यूं कहें कि गांधी परिवार जो आजादी का क्रेडिट लेता है, और चाहे नेहरू जी के सामने देश में जो समस्याएं खड़ी हुई वो आज तक देश भुगत रहा है, इंदिरा गांधी जी के समय में जो समस्याएं खड़ी वो आज तक देश भुगत रहा है, राजीव गांधी जी के समय में जो समस्याएं खड़ी हुई वो भी देश आज तक भुगत रहा है। यानी कि अगर इंदिरा गांधी का जिक्र करें तो भिंडरावाले का खड़ा करना, क्योंकि पॉलिटिक्स के नाते उन्होंने इस्तेमाल किया। नेहरू जी का कश्मीर आज तक हम लोग झेल रहे हैं, और अभी जो पंजाब की स्थिति बन रही, कहीं ना कहीं उसमें इंदिरा गांधी जो एक बीज बो गई थी, जिसकी कीमत भी उन्होंने चुकाई और अपनी जान देकर चुकाई, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव गांधी ने जिस लिट्टे और ये जो पूरा का पूरा श्रीलंका वाला जो पूरा प्रकरण था, उसकी कीमत उन्होंने स्वयं अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन कहीं ना कहीं इन समस्याओं में देश को झोंकने वाले भी ये लोग थे। कहीं ये इतिहास भी के पन्नों से कहीं इसकी कुछ बातें जानने को मिलेंगी इसमें इसमें ही विस्तार से मैंने रेफरेंसेस के साथ वो घटनाएं और वो पॉइंट और वो कदम बताए हैं जो इंदिरा गांधी ने लिट्टे के जो कैसे खड़ा किया लिट्टे को, कैसे कैंप लगा के उनकी मदद की, कैसे दूसरे देश में फालतू में टांग अड़ाई, जिसका खामियाजा हमारी शांति सेना को, जैसे राजीव गांधी ने जो किया वो सबको भुगतना पड़ा। एक दौर था, और ये बात लोग नहीं जानते कि राजीव गांधी ने अपनी खुद बुलेट प्रूफ जैकेट प्रभाकरन को दी, यहाँ बुलाया, और कौन लेके आया घर से जैकेट, वो राहुल गांधी लेकर आए। कैसे इंदिरा गांधी ने वहां कैंप लगाए, कैसे अमेरिकी ट्रांसमीटर लगा, बहुत सारी घटनाएं आपको पता चलेंगी लिट्टे को बढ़ावा देने की। ऐसे ही कैसे अमरिंदर सिंह को लगाया कि भाई भिंडरावाले से मिलो, भिंडरावाले से राजीव गांधी को मिलवाओ, कैसे उसे बढ़ाओ, कैसे उसकी जो पार्टी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके दल की, उसका जो बिल था वो जेल सिंह ने अपनी तरफ से दिया, वो दिखाते रहे कैसे भिंडरावाला उन्होंने खड़ा किया, कैसे प्रभाकरन, लिट्टे, इन सबको मदद की। ये सारी चीजें खामियाजा उन्होंने भुगता है। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ ऐसी चीजें की देश के लिए जिसका नाम होता है कि भाई बांग्लादेश अलग कर दिया, आपने सिक्किम विलय कराया, ये सब चीजें हम जानते हैं। मैंने खुद एक सीरीज बनाई थी इंदिरा गांधी की, ऐसा नहीं है कि मैंने तारीफ नहीं की, लेकिन लोग इन्हें जानते हैं अच्छे से। लेकिन बहुत सारी चीजें थी, परमाणु परीक्षण कराया, तो वो परमाणु परीक्षण में ये भी तो पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हूं। ये बात देश में किसी को पता है? आज मोदी ये कह दे कि मैं पाकिस्तान को, एक आरएसएस के नेता ने ये बोल दिया, मान लो अधिकारी ने, कि गेहूं देना है, उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे कर रहे हैं कि उनको गेहूं दीजिए पाकिस्तान को, उस पर बवाल कर रहे हैं लोग। लेकिन सोचिए इंदिरा गांधी ने तो पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात की थी संसद में खड़े होकर, और आज तक वो बात साफ उस पर लिखा हुआ है कि इसको मीडिया में यूज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको छाप नहीं सकते आप, जो इंदिरा गांधी ने बोला। अभी भी आप वो उस दिन की कार्रवाई निकाल लीजिए, मैंने दिया अपनी किताब में, और उस दिन की कार्रवाई में साफ लिखा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा था, ये चीज पता होनी चाहिए ना लोगों को। नहीं, बिल्कुल। वही कैसे पता चल रही है? जैसे आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, और ये भी बड़े विजय से, बड़े गर्व से हम बताते हैं कि हमने उनके पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण कराया, लेकिन उसके बाद हमने उनको छोड़ा। लेकिन उसके बदले में जो हमारे सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, उनके बारे में हमने कोई खोज खबर नहीं ली। तो क्या वो सवाल भी उठाया है, मैंने ये भी उठाया कि शिमला समझौते के बाद, जिसको लोग बड़ा बड़ा करके बताते हैं कि शिमला समझौता इतना बड़ा है, उसके बाद हमारे अधिकारी शर्मिंदा क्यों थे? उनके बयान छपे हैं, वो शर्मिंदा थे। ये सारी बातें लिखी हैं। कैसे भुट्टो का लौट के शिमला समझौते से लौट के गया तो वहां एयरपोर्ट पे जबरदस्त स्वागत हुआ, उनकी संसद में इतना बड़ा उनको वो किया गया कि आपने बहुत बड़ी चीजें कर ली। विस्तार से वो चीजें आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। ये भी मिलेगा कि कैसे जो बांग्लादेश युद्ध का हीरो था, बांग्लादेश युद्ध के जो हीरो थे, वो उनमें से एक, यानी रामनाथ काव को सब जानते हैं, सावेक सिंह भी थे। उस बंदे ने क्या ऐसी मजबूरी आई, क्या इंदिरा गांधी ने उसके साथ ऐसा किया कि उसको भिंडरावाले के साथ खड़ा होना पड़ा?
आज भिंडरावाल इतना मजबूत नहीं होता अगर इंदिरा गांधी वो गलती ना करती। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने डाले हैं, बाकी वो चर्चा करें, उन तरफ से जवाब दें। उनके लोग भी कुछ रिसर्च निकाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो चाहता हूँ कि चीजें आए, पब्लिक डिस्कोर्स में आए, चर्चा का विषय बने। पता तो ये पता ही नहीं है, बड़े-बड़े संपादक बैठे हैं, अगर उनको कुछ चीजें पता भी है तो वो लाना नहीं चाहते कुछ वजह से। तो वो सेम वो मजबूरियां वो रिसर्च का पार्ट बने, डिस्कशन का पार्ट बने, लोगों को पता हो। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि चाइना इतना आगे निकल गया कि हम 4-5 दशक भी उसकी स्पीड से चलें तो भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे, ये लोग कहते हैं। क्या कभी सोचा कि चाइना ये किस दौर में कर रहा था? ये लेइंग जब जैसे आज कहा जा रहा है कि गडकरी जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मोदी जी अलग-अलग उसमें चीजें ऐसी बढ़ा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि भारत बाद में बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है, ऐसा बोल कहा जाता है। तो जब ये चाइना कर रहा था, उस वक्त इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? जब कहा जाता है 1991 में अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुले, मनमोहन सिंह जी ने जो भाषण दिया, जो ऐतिहासिक भाषण कहा जाता है, उस ऐतिहासिक भाषण में आपको पता है, उन्होंने इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों की चर्चा तक नहीं की। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियां खराब थी, तभी तो मनमोहन सिंह उन्हें लेके आए। उन्होंने राजीव गांधी की आर्थिक नीतियों की चर्चा की, नेहरू जी की आर्थिक नीतियों की चर्चा की, लेकिन इंदिरा गांधी की चर्चा नहीं की। एक आध जिक्र किया, थैंक यू बोल के निकल गए। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की आर्थिक नीति, तो ये जिसको जानना चाहिए ना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, जिसके लिए मनमोहन सिंह ने चर्चा करने लायक तक नहीं सोचा उनके बारे में। और क्यों चाइना इतना आगे निकल गया, उसके पीछे कहीं इंदिरा गांधी की भी कोई भूमिका तो नहीं थी। कहीं उनकी कुछ गलतियां थी जिसके चक्कर में चीन आगे निकल गया और हम लोग वो कदम नहीं उठा पाए। वो सब इस किताब में सोचने के लिए ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे और अलग-अलग लोगों को बहुत-बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ज़रूर है कि वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर में सागर भरना था, किताब छोटी रखनी थी, दैट्स व्हाई बहुत सारा वो खुद भी रिसर्च करेंगे, उस पॉइंट को पकड़ के। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा, जो भी आपने चाइना का भी जिक्र किया, और चाइना को लेकर कांग्रेस की जो एक सहानुभूति हमेशा दिखाई देती है, और अगर चाहे चाइना का मसला हो चाहे पाकिस्तान का मसला हो, वहां से कोई भी एक्शन होता है तो हमारी सरकार को घेरने का सबसे बड़ा काम कांग्रेस करती है, या जिस तरीके से वामपंथी विचारधारा के लोग करते हैं। यानी कि कई बार तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अधिकारियों की भाषा, चाइना के लोगों की भाषा और कांग्रेस की भाषा में कोई फर्क नहीं है। तो आपकी इस बात से ऐसा लगता है कि जो चाइना के प्रति कुछ जो एक सहानुभूति सी कांग्रेस में चलती है, और कई बार उन पर आरोप भी लगे कि उनके बीच में कोई समझौता भी रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें भी वहां पर दिखाई देती हैं। नहीं, बाकायदा पार्टियों के बीच में समझौता रहा। वो तब जब 62 का इतना बड़ा कांड हो गया। एक वक़्त था जब वहाँ पे माओ ने इंदिरा गांधी से कई बार कोशिश की कि रिश्ते सुधारे जाएँ उसके बाद, और कई बार हुए, तब उन्होंने नहीं किए, तब उन्हें गुस्सा था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी की नीतियों को इन लोगों ने पलटा और जाके पार्टी वाइज़ समझौता कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें सबके साथ हैं। लेकिन कभी इन कांग्रेस ने जानने की कोशिश की कि जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, उस दिन उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो कहाँ थे? वो चाइना में थे। काओ साहब क्यों थे? क्या साजिश में चाइना तो नहीं था? तमाम सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनको लोगों को दोबारा से लाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कैसे चाइना से फंडिंग मिलती रही है हमारे बहुत बड़े एक तबके को भारत में, देश में। तमाम सारी चीज़ें, चाइना हमेशा इन्वॉल्व रहा है कहीं न कहीं लोगों को वो करने में, तो विदेश नीति हमारी प्रभावित होती है, रक्षा नीति प्रभावित होती है, और आज जी। अगर विपक्षी इस्तेमाल करते भी हैं चाइना को, तो इसलिए करते हैं कि मोदी को घेरा जाए, जी। सरकार को घेरा जाए। उस नीयत से वो करते हैं। जबकि ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों को समझने की, जानने की। इसलिए मैं तो केवल इतिहास पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आज जो हो रही हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं इतिहास में उठाए हुए कुछ कदम या ना उठाए हुए कुछ कदम ज़िम्मेदार होते हैं। वो चीज़ें आप इस किताब में जानेंगे। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, या जो लोग इस किताब तक पहुंचना चाहेंगे, जो इस किताब को पढ़ना चाहेंगे, ये किताब इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि शायद हम भारत इतिहास के बनाने के उस मोड़ पर है कि आज अगर कोई छोटी सी भी गलती हुई, तो कहीं ना कहीं हम फिर उसी दौर में, उसी निराशा, उसी हताशा में पहुंच जाएंगे, जो जिससे आज हम लोग निकलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व में एक महाशक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आज पूरा विश्व जो है, कहीं ना कहीं वो भारत की ओर एक मजबूत स्थिति में आशा की ओर से देख रहा है कि विश्व में शांति के जो प्रयास हैं वो होंगे। तो मुझे लगता है विष्णु जी की ये किताब आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देगी।
इंदिरा फाइल्स को मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, एक इतिहास के छात्र के नाते, और जो विष्णु जी ने कहा है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, ताकि आपके तथ्य बातें मजबूत हो, आपको पता हो कि एक पहलू, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ये भी हो सकता है। तय आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, लेकिन जिन रेफरेंसेस की बात विष्णु जी इंदिरा फाइल्स में कर रहे हैं उससे आप उसको सत्यापित कर सकते हैं। विष्णु जी, इंदिरा फाइल्स को लेकर बातचीत बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ हमारे लोगों के लिए पढ़ने के लिए भी छोड़ना चाहिए, ताकि वो इसे पढ़ें, इसको लें और करें। आपको धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़े। यहाँ बुलाने के लिए, मेरी बात रखने के लिए, किताब के बारे में चर्चा करने के लिए बोल बिंदास का और तुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।